गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइम टाइम लेकर हाजिर हैं। बात आज बलूचिस्तान के उस कहर की जो वो पाकिस्तान पर बरपा रहा है। बलूचिस्तान का रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाका ग्वादर गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाके से दहल उठा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के आत्मघाती हमलावरों ने पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स के एक बड़े सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। यह कोई आम हमला नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को दी गई एक खुली चुनौती थी। हमले की जिम्मेदारी बीएलए की सबसे खूंखार और घातक विंग माजिद ब्रिगेड ने ली है। इस संगठन का साफ कहना है कि उनके फिदाइन लड़ाके भारी हथियारों के साथ जिवानी के पनवान इलाके में कोस्ट गार्ड्स के छावनी में दाखिल हुए और फिर जो हुआ वो पाकिस्तानी फौज के इतिहास में काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया है, जज्ब हो गया है। बीएलए ने दावा किया कि इस भीषण हमले में दर्जनों पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मौके से ही ढेर हो गए, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि यह हमला उस वक्त हुआ जहां चीन अरबों डॉलर के निवेश से सीपेक यानी सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर पोर्ट पर बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और चीन मिलकर उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। इस हमले के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन सुलगते बलूचिस्तान को अब उस बुझने वाली आग से नहीं बचाया जा सकता जो विद्रोही वहां पर इस चीज को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार बलूचिस्तान ने किस तरह से पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाया है उसके बारे में पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंडिया न्यूज के सवाल जिन पर हम चर्चा करने जाएंगे अब से 5-10 मिनट के बाद, जब गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्या पाक फौज पर हमला बलूचिस्तान के साधनों की लूट का अंजाम है? बहुत अहम सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या बलूच लड़ाकों के सामने पस्त हो चुकी है पाकिस्तान की फौज? जी हां। सवाल अगला, क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरह निकल चुका है? ये डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये सवाल आपको मैं बता रहा हूं। क्या माजिद ब्रिगेड के खौफ से अब पाकिस्तानी सरकार भी कांप रही है? क्योंकि बीएलए ने कहा है कि हमले अभी बॉर्डर पर हो रहे हैं, लेकिन अब घुसकर पाकिस्तान के अंदर मारेंगे। जी हां। अगला सवाल, आखिर बंदूक के दम पर बलूचों को कब तक दबाया जाएगा? ये सवाल पूछा जा रहा है और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन दर्शकों, हो क्या रहा है वहां पर? क्यों मुनीर साहब की जो सेना है वो परेशान है, वो मैं आपको बता देता हूं। जी हां, बलूचों के निशाने पर मुनीर साहब की फौज है और अपडेट जो आ रहा है बलूचिस्तान प्रांत से वो मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आत्मघाती हमला हुआ है ग्वादर के इलाके में। बलूचिस्तान प्रांत में कोस्ट गार्ड के कैंप पर आत्मघाती हमले की खबर है और इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचा है। अपडेट नंबर 2, ग्वादर में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और वहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दावा नंबर 3, हमला बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी की खास यूनिट माजिद ब्रिगेड ने किया है, जो पहले भी पाकिस्तानी सेना पर बहुत सारे हमलों को अंजाम दे चुकी है। दर्शकों, अपडेट नंबर 4, बीएलए का दावा है कि लड़ाकों ने ग्वादर में कैंप पर हमला किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट नंबर 5, किस तरह से बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में धावा बोला है। और अब जो खबर आ रही है, अताउल्ला बलूच उर्फ अजमल नाम के आत्मघाती हमलावर ने यह अटैक किया था। अपडेट नंबर 6, शाम करीब 6:32 पर विस्फोटकों से लदे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में घुसा दिया। एक बड़ा फिदाइन हमला इसे समझिएगा। अपडेट नंबर 7, विस्फोटकों से लदे ट्रक में जबरदस्त धमाका हुआ, पूरा कैंप मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और वहां पर जो सैनिक थे, जो रेंजर्स थे, वो मारे गए। अपडेट नंबर 8, बलूच लड़ाकों ने सुरक्षा बलों के काफिले को भी निशाना बनाया है और वहां पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दर्शकों, जी हां, आखिर ये माजिद ब्रिगेड है क्या? क्यों पाकिस्तानी सेना के जवान इससे इतना खौफ खाते हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूं, बता देता हूं। दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स हम दिखाने जा रहे हैं जो आपको बताएगा और समझाएगा कि आखिरकार किस तरह से अब ये जो उपद्रव है ये बड़ा भीषण और खतरनाक होने जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी की सबसे घातक जो विंग है उसका नाम, फिदाइन विंग है, उसका नाम है माजिद ब्रिगेड। जी हां। दूसरा पॉइंटर कौन है माजिद ब्रिगेड, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाने में ये माहिर है और ये लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में शुमार हैं। आधुनिक हथियारों और सुसाइड जैकेट से लैस रहते हैं माजिद ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं। इनमें खौफ नहीं, इनमें डर नहीं और इसीलिए पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। बलूचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में अगर हम तुलना करें तो कौन 19 है, कौन 20 है, वजह क्या है लड़ाई की और आखिर क्यों वो इस तरह के मसले पर अपनी जान झोंक रहे हैं पाकिस्तानी सेना के साथ, वजह बता देता हूं आपको। आइए, स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। वजह नंबर 1, बलोच अपनी मातृभूमि की पूरी आज़ादी चाहते हैं और पाकिस्तान ये नहीं चाहता है। वजह 2, प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकारों की मांग वो कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बलूचिस्तान बहुत मुफीद है। वजह नंबर 3, प्राकृतिक संसाधनों पर अपने
हक की बात वो करते हैं। पाक फौज के अत्याचारों पर परेशान बलूचिस्तान की जनता ने वहां पर अब उनके खिलाफ बिगुल बजा दिया है, बिगुल फूंक दिया है, जिसकी वजह से वहां दिक्कतें हो रही हैं। वजह नंबर 4, ग्वादर में पाक सरकार पर चीनी मिली भगत से ये लूट का आरोप। ये जो बलूची विद्रोही वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान उनके संसाधनों को लूट रहा है। वजह नंबर 5, चीन का CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है, ये भी बलूची विद्रोही कहते हैं। वजह नंबर 6, बलोच युवाओं का अपहरण और गुमशुदगी से भी वहां के लोग नाराज हैं। सेना पर आरोप लग रहे हैं कि वो महिलाओं और जो युवा हैं उनका अपहरण कर लेते हैं। वजह नंबर 7, पाकिस्तानी सेना पर स्थानीय संस्कृति को मिटाने का आरोप भी लगा है। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स पर आते दर्शकों, पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जरूरी क्यों है? अगर पाकिस्तान उसे फ्री नहीं कर रहा है तो उसके पीछे की वजह होगी। वजह मैं आपको बताता हूं। बलूचिस्तान क्षेत्रफल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ा प्रांत है। जी हां। वजह नंबर 2, कारण नंबर 2, बलूचिस्तान में विशाल प्राकृतिक गैस और तेल भंडार मौजूद हैं, जिसका दोहन पाकिस्तान लंबे वक्त से कर रहा है, लेकिन अगर उसके हाथ से बलूचिस्तान चला गया तो ये चला जाएगा। वजह नंबर 3, बलूचिस्तान में सोने और तांबे की बड़ी बड़ी खदानें हैं, जहां से लाखों अरबों रुपए की आय होती है पाकिस्तान को। कारण नंबर 4, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ग्वादर जो पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह, वो भी बलूचिस्तान में है। इसके अलावा वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। कारण नंबर 5, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सेंटर है बलूचिस्तान, जहां पर ये मसले हुए हैं, जहां पर ये दिक्कतें हुई हैं। जी हां, अगला जो रीजन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वजह नंबर 6, बलूचिस्तान मध्य एशिया और खाड़ी देशों का एक तरह से प्रवेश द्वार है दर्शकों, जिसकी वजह से वहां पर जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। वजह नंबर 7, हिंद महासागर में नौसैनिक नियंत्रण के लिए बेहद क्रूशियल ये एरिया है। वजह नंबर 8, बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान का नक्शा अधूरा रह जाएगा। वजह नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बलूचिस्तान के बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से मिलते हैं, इसलिए भी बहुत क्रूशियल है ये। और वजह नंबर 10 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर है, बलूचिस्तान के टूटने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, नुकसान होगा बहुत बड़ा। आगे बढ़ते हैं, दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। कमोडोर DS सोनी साहब मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा हसाम दुरानी साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। हसाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुरानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बलूच विद्रोही हैं जिन्होंने ये हमला किया है, अभी जिसके बारे में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो संख्या में पाकिस्तान सेना के मुकाबले कमज़ोर हैं। आपकी सेना इतनी संगठित है, बलूच विद्रोही एक तरह से रेबल्स हैं, वो कैसे इतना नुकसान पहुंचा पा रहे सेना को? क्योंकि आपको पता है कि वो कभी भी हमला करेंगे, बॉर्डर इलाका वैसे भी सेफ नहीं है। इनको कंट्रोल करने के लिए सेना क्या कर रही है? और दूसरा सवाल ये, क्या बातचीत के जरिए चीजें बेहतर होती नहीं दिख रही हैं वहां पर? शाह साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया। जी। और सोनी साहब आपको भी सर मैं सलाम कहता हूँ, सलाम अर्ज करता हूँ। अच्छा, अभी जो जिस तरह पे आपने वालेकुम बात सलाम। की, जी जी, अच्छा, अभी जो है इसमें यह है कि पाकिस्तानी फौज का या इस तरह है, देखिए कहीं पे भी इस किस्म के जो रेबल्स होंगे, और वो चाहे वो अफगानिस्तान के एरिया से निकल के KPK के अंदर आए या बलूचिस्तान के पहाड़ों से उतर के नीचे आए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो आम आवाम की तरह ही आपके मेरे जैसे लोग ही हैं। और या तो उनकी कुछ स्पेशल एक वर्दी हो, या वो एक स्पेसिफिक एरिया से या बॉर्डर जब क्रॉस करके आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब वो आपके और मेरे दरमियान में ही रह रहे हैं, और आपके मेरे दरमियान से ही हमारी ही जैसी शक्ल है, उनकी भी जैसी मेरी है या जैसी आपकी है, तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अलबत्ता होता यह है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस वक्त पाकिस्तान की आर्मी को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस वक्त जो फेस हो रही है, वो ये हो रही है कि ये लोग ह्यूमन शील्ड को यूज करते हैं, और आम जो लोकल जो पर्सन्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फौज को, पुलिस को या किसी भी अदारे को उनके ऊपर कार्रवाई करने में से 2 या 4 दफा पहले उनको देखना पड़ता है। अभी रिसेंट अगर आप इसी चीज को आप लेके चलते हैं, तो तुर्बत के ही इलाके में चंद दिन पहले की बात है, वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, जिसके अंदर वो छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को उन्होंने एक लाइन के अंदर अपना एक फ्रंट के ऊपर उन्होंने एक शील्ड बनाई हुई है, और उनको आगे लेके चल रहे हैं। उसके दरमियान में ये 2 या 3 ये लोग हैं, और उसके बैक के ऊपर फिर कुछ खवातीन, 2 या 3 खवातीन, उसके पीछे फिर जो चंद लोग हैं। तो बेसिकली वो इस तरह शील्ड बना के चल रहे होते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को, या पाकिस्तान के किसी, इवन अगर भारत की भी वहां पे आर्मी होगी या भारत के भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होगी, क्या ये पॉसिबल है उनके लिए? और खासतौर पर जैसे अभी ये सोनी साहब मौजूद हैं, ये आपको बड़ा क्लियर बताएंगे कि जो भी एक यूनिफॉर्म के अंदर शख्स मौजूद होता है, उसका उसका काम होता है, या उसको उसने शपथ ये ली होती है, या उसने सिविलियंस की
हिफाजत के लिए ली होती है। लेकिन अगर उन्हीं सिविलियंस को अगर आप ढाल बना के उनको एक एक शील्ड बना के जब आप लेके चलेंगे, तो उस समय फिर फोर्सेस को या बाकी चीज़ों को उनको न्यूट्रलाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल पेश आती है। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, उस वक्त ये ह्यूमन शील्ड या बाकी चीजें होती हैं वो इनके साथ नहीं होती। तो फिर आर्मी जो है वो इनको चुन चुन के मारती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, और टारगेट बेस जो ऑपरेशंस होते हैं, और जब टारगेट बेस ऑपरेशंस होते हैं तो उसके बाद जो होता है फौरन ही ये जो इनके एक जो इनका दूसरा जो फेस है, जो कि ह्यूमन राइट्स का इनका फेस कहलाता है, वो उठ के बाहर आ जाता है और कहता है कि जी आपने हमारे इतने लोग जो थे वो तो ऑलरेडी जो है वो मिसिंग पर्सनस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब उन डेथ जिनको जो कि इस कार्रवाई के बाद जिनकी डेथ हो चुकी होती है या जिनको जो मर चुके होते हैं, मुर्दार हो चुके होते हैं, जब उनको आइडेंटिफाई किया जाता है तो उनमें से 90% उन लोगों को वही लोग निकल रहे होते हैं जिनकी तस्वीर और जिनकी प्ले कार्ड जो लेके लोग जो हैं वो बाहर फिर रहे होते हैं और कहते हैं ये मिसिंग पर्सन है, इनको आर्मी ने, फौजी इदारों ने, पुलिस ने या दूसरे महकमों ने इनको मिसिंग किया होता है या उनको अगवा किया होता है, गिरफ्तार किया होता है। तो ये आप इस बात से अंदाजा लगा लें शाह साहब के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये लोग इतने ही स्ट्रोंग होते, इतने ही जी। ये ताकतवर होते, तो कब का जो है ना बलूचिस्तान को अलग कर चुके होते। लेकिन जहां तक ये इनकी कार्रवाइयों की बात है, ये भी आपके सामने है कि तमाम तर चीजें जो हैं अब वो बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर इनकी लड़ाई जो है वो सिविलियन अपना स्टेट के साथ है, इनकी लड़ाई जो है वो आर्मी के साथ है, तो सिविलियंस का क्या कसूर है? अभी राइट। भी जो अटैक हुआ है उसके अंदर जो है वो इन्होंने फर्ज करें अगर उन्होंने उस पर काम किया है, तो ये अगर ये 10 अटैक करते हैं उनमें से 9-8 अटैक जो हैं वो तो सिविलियंस के ऊपर हो रहे होते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो सिविलियंस की हो रही होती हैं। हम्म। आर्मी के ऊपर या दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर तो बहुत कम हो रही होती है। हम्म। और गवादर जो है वो तो वैसे भी इन लोगों के लिए बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठा हुआ है। देखिए उसकी रीजन ये है कि अगर यहाँ पे चहल पहल शुरू हो जाएगी, यहाँ पे लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे कारोबार शुरू हो जाएगा, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, तो इनकी रेट कौन कायम करेगा? वो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह भी आपने बात की है, मजीद ब्रिगेड की आपने बात की है, और दूसरी आपने एक और साहब है उनका आपने नाम लिया है, तो अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के केपी अपना बलूचिस्तान सूबे के सीएम भी रह चुके हैं। और हम्म। मजीद ब्रिगेड के जो सरबराह हैं या उनके जो जो लीडर हैं या सरबराह है जिन्होंने उसको मजीद ब्रिगेड को बनाया है, वो अख्तर मेंगल साहब के भाई रहे हैं, हम्म। सगे भाई हैं उनके। अख्तर मेंगल साहब का 2 दिन पहले बयान आया, आप ही के मीडिया के ऊपर उसका बड़ा जो चर्चा भी हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के ऊपर बड़े मसाइल हैं, हमारे हकूक को गजब किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो हम्म। किया जा रहा है। आप जरा काइंडली अख्तर मेंगल साहब से ये पूछें कि कितने अरसे से वो जो है वो हुकूमत के अंदर रहे हैं, कितने अरसे से वो पावर के अंदर रहे हैं, और कितने सालों से कितने अरब रुपया पर साल, एवरी ईयर, नंबर ऑफ अरब जो रुपीज हैं, पाक रुपीज हैं, वो हम्म। उनको डेवलपमेंट के लिए दिए जाते ऑल रहे राइट दुरानी साहब। बलूचिस्तान को अलग से। हम्म। तो अभी सिर्फ अख्तर मेंगल साहब या मजीद ब्रिगेड के जो इस वक्त या मजीद है, अख्तर मजीद मेंगल जो है, उसके इलाके को पता नहीं कितने अरब, अभी पिछले साल जो है वो मेरे ख्याल में 14 से 15 अरब रुपया पाकिस्तानी, वो सिर्फ एक इलाके के अंदर, यानी कि एक हलके के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वहां पर डेवलपमेंट की मद में दिए गए हैं। तो वो पैसे कहाँ पे लगे हैं? वो अख्तर मेंगल साहब से पूछें, वो मजीद मजीद मेंगल से पूछें, क्या उन्होंने वो सारे के सारे पैसे जो है वो खुदकश बम्बार तैयार करने में लगा दिए या ऑल राइट उन्होंने अपनी दुरानी साहब, अय्याशी में लगा मैं दिए? सोनी साहब के मेरा पास जा रहा पॉइंट हूँ। यही है। ठीक है, पॉइंट टेकन दुरानी साहब। सोनी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बलूच विद्रोही पाकिस्तान को बहुत वक्त से परेशान कर रहे हैं, जैसा कि हसन भाई कह भी रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किल है क्योंकि वो फिदाइन बनकर आते हैं, सिविलियंस के बीच में होते हैं। लेकिन जो इश्यूज हैं बलूचियों के, वो इशू क्या सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है, इसलिए इतना टसल बढ़ रहा है, या सरकार जानबूझकर एड्रेस नहीं करना चाहती क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्वादर पोर्ट वहाँ पर है और भी बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के वहाँ पर। तो दोनों में फ़र्क क्या है? क्या हम एड्रेस नहीं करेंगे या हम एड्रेस नहीं करना चाहते? सोनी साहब। सबसे पहले दुरानी साहब को मेरा वालेकुम सलाम। जी। देखिए, ये जो अटैक हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, मैं इसको कंडम करता हूँ, इसलिए क्योंकि कोई भी अटैक जिसमें चाहे सिविलियंस हो चाहे यूनिफॉर्म पर्सनल हो, उनकी अगर मौत होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। राइट। इसके साथ साथ दुरानी साहब, मैं आपकी एक बात से थोड़ा
सहमत नहीं हूँ। आपने एक सेंटेंस यूज किया था कि उनको वो चुन चुन के मारते हैं। आप अगर थोड़ा रिविजिट करें तो आपने ये कहा कि जब ये ह्यूमन शील्ड जो होती हैं जब ये चली जाती हैं तो उसके बाद जो फोर्सेस होती हैं वहाँ पे वो जो बलोची आप उनको टेररिस्ट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए उनको चुन चुन के मारते हैं, तो मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान जो है इट्स वेरी रिच इन मिनरल्स, इट्स रिच इन ऑयल एंड गैस। जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी अपनी अथेंटिसिटी है। बलूचिस्तान जो है उसका जो बॉर्डर्स है ईरान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सो फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो वहाँ के लोग हैं उनको पाकिस्तान की फोर्सेस जो है उनकी तरफ से भी बड़ी अट्रॉसिटीज हुई है बलूचियों के अगेंस्ट। और जो वहाँ के लोग हैं वो दे आर आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसका रीज़न यही है कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस करती हैं, तो वो उनका ये कहना जायज़ है कि वो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अब पाकिस्तान वहाँ पे क्या कर रहा है ये तो सिर्फ पाकिस्तान ही जानता है, लेकिन जो हम सब जानते हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं और जो हम देखते भी हैं कि जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है उनके साथ। ये पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जहाँ तक ह्यूमैनिटी का सवाल है उसमें देखिए वहाँ के जो लोग हैं वो भी एग्रीड हैं। और जहाँ तक ये अटैक का सवाल है तो मैं इसको कंडेम करता हूँ, क्योंकि कोई भी अटैक किसी भी अगर मैनकाइंड के ऊपर होता है तो वो ठीक नहीं होता है। ऑल राइट, दुरानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि बलूची विद्रोही ये कहते हैं कि वो अपने बलूचिस्तान प्रोविंस को पाकिस्तान से आज़ाद कराना चाहते हैं। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि बलूचिस्तान एक वक्त में एक फ्री प्रोविंस था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल डेटाज़ हैं, हिस्टोरिकल डेट्स हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे, वो अलग बहस का मसला है। तो जो इश्यूज़ हैं उसको क्या सच में पाकिस्तान सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है, करने में सक्षम नहीं है, या ये इतने एग्रेसिव हैं, इतना ज़्यादा इन्होंने विद्रोह कर दिया है, इतना ज़्यादा ये रिएक्ट कर रहे हैं कि सरकार को बलूची विद्रोही से बात करने का मौका नहीं मिल रहा है? ऐसा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। हमने जो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मैं गवर्नमेंट को या स्टेट को जो है ना इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर जो था, जब ये इनकी गलती थी, ठीक है, तो हम लोगों ने खासतौर पे अगर मैं अपनी बात करता हूँ या हमारी फर्टिनिटी की बात करता हूँ, तो हम लोगों ने हमने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़े हमने सवालात किए हैं। हमने इनसे 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 हमने कहा कि आप हमें जवाब दें कि आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि ये ताली जो है वो दोनों हाथों से बज रही है शाह साहब। शाह जी, बात ये है कि जब आप कहीं पे आप देखते हैं कि कहीं पे अगर प्रॉब्लम है और अगर मेरी गलती है, अगर मैं और मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं अपनी गलती पे रिपेंट कर रहा हूँ कि हाँ मैंने ये गलती की है, आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगा, आए हम बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो लेकिन होता क्या है, जब भी आप कहीं पे बैठ के बात करते हैं, आपके साथ बातचीत होती है, फौरन ही आपसे डिमांड की जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अख्तर मेंगल की मैं बात करता हूँ, अख्तर मेंगल साहब है, ये इस तरह के और बहुत सारे बहुत सारे, जैसे जैन बुख्ती साहब हैं, ठीक है। बुख्ती कबीला जो था वो सबसे ज्यादा जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ था, आपको भी पता है। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो परवेज अपना अकबर बुकटी की जब उनको असैसिनेट किया गया, उसके बाद तो ये पूरे का पूरा कबीला ऑलमोस्ट जो था एग्जाइल में चला गया था और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिए थे। लेकिन जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके साथ बैठ के उस मामले के ऊपर जब उनके साथ गौर व फिक्र किया, तमाम तर चीज़ उनके साथ तय हुई, तो आप खुद देख लें कि वो दिन और आज का दिन, पूरे का पूरा बुकटी कबीला और पूरे का पूरा वो वाला पूरा स्टेट जो है, वो पूरा उस प्रोविंस का पूरा एरिया जो है वो तो पाकिस्तान स्टेट के साथ चल रहा है। अगर मैं ये जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, इसे अगर पिछली गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो बुकटी कबीले के जो है वो तीन अफराद जो हैं, यानी कि एक ही घर के तीन लोग जो हैं वो तो बलूचिस्तान असेंबली के अंदर मौजूद थे। उनमें से दो जो थे वो सीनियर जो थे वो मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। अभी जो गवर्नमेंट इस वक्त जो फॉर्म हुई है, इससे जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके अंदर अख्तर मेंगल साहब जो थे वो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। अगर मैं आज की बात करता हूँ तो हरबरियार मरी जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त आपको पता है कि बलूचिस्तान के बारे में बात करता है, उसके जो रियल ब्रदर जो हैं उनके, वो इस वक्त राइट नाउ करंटली बलूचिस्तान गवर्नमेंट के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब आप शाह साहब मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट है या स्टेट जो है
क्या वो इन लोगों को जान के मार रही है? हमें ये कहा जाता है कि यार आप लोग इनसे बात नहीं करते। भाई हम तो इनसे बात करने को तैयार हैं, हम तो हर किस्म की फैसिलिटी इनको देने को तैयार हैं। ये कहते हैं कि जनाब आप हमें जैसे मैंने फैसिलिटी नहीं देते। मैंने आपसे ये अर्ज की कि जब हम लोगों ने इनको ये कहा कि हम आपको इलाके में कॉलेज बना के देते हैं, हम आपके इलाके में स्कूल्स बना के देते हैं, टेक्निकल स्कूल्स बना के देते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस बना के देते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बना के देते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये पहाड़ों से उतर के हरबरियार मरी या मजीद ब्रिगेड के लोगों ने आके जो है, या इवन जो है अपना महारंग बलोच की BLA जो BYC जो है, या जितनी भी हैं, उन्होंने आके जो उसके ऊपर अटैक क्यों करवाए? और जब वो अटैक करते थे तो महारंग बलोच की पूरी पार्टी है सड़क के ऊपर आके बैठ जाती थी कि नहीं जी हमारे बंदों की लाशें हमें वापस करो। क्या कभी महारंग बलोच ने या इन लोगों ने सड़क के ऊपर किसी भी बंदे को, जब इन्होंने मर्डर किया है, बसों से उतार उतार के उनके ID कार्ड चेक कर करके, उसकी नेशनलिटी चेक करके, उसकी एथनिसिटी चेक करके जब उसको मर्डर किया है, तो क्या कभी इन लोगों ने ये बात की है? ये हमेशा प्लेन कार्ड लेके सामने जी दिया। जी लेकिन उसके बाद चीजें क्या हुई देखें। अमित शाह, जैसे अभी आपसे बात हो रही है, मैंने आपको बड़ा क्लियर बात की। आपने सवाल पूछा कि गवर्नमेंट इससे बात करने को तैयार नहीं है, मैंने आपको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर बता दिए हैं। राइट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस वक्त इन सरदारों की, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, सिर्फ 4 जिले इस वक्त, यानी कि बलोचिस्तान के अंदर 4 जिले हैं, ठीक है, जहां पे ये प्रॉब्लम चल रही है। और प्रॉब्लम क्यों चल रही है? क्योंकि उनके सरदारों की सरदारी इस वक्त स्टेक के ऊपर आ चुकी है। इन सरदारों ने पूरे बलोचिस्तान के अंदर, इन सरदारों ने अपनी टोटल फोर्सेस, अपनी सिक्योरिटी खुद रखी हुई थी। इनकी लेवी के नाम से ये अपनी इन्होंने फोर्सेस रखी हुई थी, और उसकी तमाम तर खर्चा, उनका तमाम तर उनकी सैलरीज, उनका इक्विपमेंट, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनका असला, वो सारे का सारा पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था। और वो लेवी के जो बंदे थे, वो सरदार साहब अपने कबीले के लोगों को उन्होंने भर्ती किया हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि हम अपने इलाके को खुद सिक्योर करेंगे, अपने इलाके के अंदर नज्म व जब्त खुद रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम खुद रखेंगे, आपके कोई बंदा यहाँ पे नहीं घुसेगा। स्टेट इससे ज्यादा और क्या कर सकती है? स्टेट ने उनको पैसे दिए, सब कुछ दिया, लेकिन जब वही लोग पलट के आप पे वार करना शुरू कर देंगे, सिर्फ ये कह के कि जनाब फलां सरदार को आपने जो है ना CM बना दिया, मुझे यानी कि उसको CM उसको वो CM क्यों बनाया, या फलां सरदार को जो है आपने इस वक्त जो है वो यहाँ पे स्टेट के अंदर आपने उसको इतना फंड क्यों दे दिया है, या फलां सरदार जो है उसके इलाके के अंदर आपने सड़क क्यों बना दी है, तो वहां पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जी ये अब ये बताएं कि हम लोग किस तरह इन लोगों, उसके लिए हम लोग इनसे बात भी कर रहे हैं, ठीक है, और हम यकीनी तौर पे हम लोग उनको, उनके साथ, और जो लोग बात मान रहे हैं हम उनको खुले दिल से कबूल भी कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हम उनको जो है अब यकीनी तौर पे उन पे सख्ती की जा रही। अभी ये लास्ट जो वीक है मेरा, जो यहाँ पाकिस्तान में जो मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ बलूचिस्तान से, मैंने बाकायदा तौर पे 2 गेस्ट अपने अपने स्टूडियो में बुलाए थे। एक जो इस वक्त वहां पे जो है प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे जो एक वहां पे प्रोग्राम किया, यूथ की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको बिजनेस वगैरह के लिए। उनके जो स्पोक्स पर्सन थे, मैंने उनको बाकायदा तौर पे दावत दी, वो मेरे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। उनके साथ साथ मैंने वहां पे जो यूथ एक्टिविस्ट है जो कि बलोचिस्तान बुगटी कबीले से जो ताल्लुक रखते हैं, मैंने उनको बुलाया, ठीक है। ये 2 अलग अलग कबीलों के लोग थे। इससे पहले मैंने एक और बुगटी कबीले के जो दोस्त थे उनको बाकायदा खुद दरखास्त की, उनको मैं अपने स्टूडियो में बुला के ले गया और मैंने अपने स्टूडियो में बैठ के डिबेट की है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको सुनी सुनाई बात या एक स्टेट का आपको बयान नहीं सुना रहा, नैरेटिव नहीं है। राइट दुर्रानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडोर DS सोनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए और इतनी सारी यूजफुल इनसाइट्स के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर हम तमाम बड़ी खबरों को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। साथ रहिएगा, जल्द लौट रहे हैं कुछ ही वक्त में। अरे